Welcome on my YouTube channel Gyan Deepak, Ray of Knowledge. आज हम लोग जैव प्रक्रम के अंतर्गत वहन को पढ़ेंगे। वहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। आइए देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन क्या है। जीवों द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों को उनके मूल स्रोत से प्राप्त कर प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी एवं हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकलकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को वहन यानी ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ऐसे कार्यों को संपादित करने के लिए जीवों में विकसित तंत्र होते हैं जिसे परिवहन तंत्र कहते हैं। अब आइए देखते हैं मानव में वहन किस प्रकार से होता है। मानव में वहन हेतु एक विकसित तंत्र होता है जो दो प्रकार के होते हैं। पहला रुधिर परिवहन तंत्र, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। रक्त, हृदय और रक्तवाहिनियां मिलकर रुधिर परिवहन तंत्र का निर्माण करती हैं। लसिका परिवहन तंत्र, लिम्फ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। लसिका यानी लिम्फ एवं लसिका वाहिनियां मिलकर इस तंत्र का निर्माण करती हैं। रक्त परिवहन तंत्र, ब्लड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। इसके अंतर्गत लाल रक्त को पहले हम देखते हैं। रक्त क्या है? रक्त एक लाल रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह अपने बहाव के दौरान सभी उत्तकों का संयोजन करता है, इसलिए इसे तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। इसके दो प्रमुख घटक हैं। प्लाज्मा, पहला प्लाज्मा जो हल्के पीले रंग का तरल द्रव्य है। इसमें 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% कार्बनिक और कार्बनिक लवण, ग्लूकोज तथा वसा शामिल होते हैं। इसमें मौजूद प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। इसका कार्य कोशिकाओं तक ऑक्सीजन तथा भोज्य पदार्थों को पहुंचाना, हार्मोन, विटामिन इत्यादि का संवहन, शरीर का ताप नियंत्रण एवं शरीर में पानी की मात्रा का नियंत्रण करना होता है। दूसरा भाग है रुधिर कणिकाएं, ब्लड कॉर्पसेस। ये 3 प्रकार की होती हैं: लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, जिसे क्रमशः आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कहते हैं। आइए हम लोग रक्त कणिकाओं के बारे में देखते हैं किस प्रकार से टाइप ऑफ ब्लड सेल्स है। पहला है आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं। यह सूक्ष्म तथा उभयतली गोलाकार संरचना में होती है और इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इनकी संख्या रुधिर में काफ़ी अधिक होती है, 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर की होती है। इसके जो आरबीसी हैं जो केंद्रक विहीन होते हैं और इसके अंदर कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन संवहन हेतु एक हीमोग्लोबिन नामक यौगिक होता है जो ऑक्सीजन के साथ एक अस्थायी यौगिक ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। कम ऑक्सीजन सांद्रता वाले उत्तक द्रव्य के संपर्क में यह पुनः ऑक्सीजन एवं हीमोग्लोबिन में विघटित हो जाता है और उत्तक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में यह मदद करता है। दूसरा भाग है इसका वाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसी। यह आकार में बड़ी, केंद्रक युक्त तथा इसकी संख्या रक्त में 5000 घन मिलीमीटर की होती है। ये 2 प्रकार की होती है, कणिका में और कणिका रहित। कणिका में न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और वेसोफिल्स, ये 3 प्रकार की होती हैं, जिसके अंदर का केंद्रक बहुकारक यानी पॉलीमॉर्फिक या लोब्ड के शेप में होता है
ऑर्गेनुलोसाइट्स यानी कणिका रहित भाग में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होता है, जिसके अंदर कोशिका द्रव्य बहुत कम होता है और केंद्रक बड़ा होता है। यहाँ आप देख सकते हैं इसके केंद्रक जो है वह बड़ा है। ये शरीर के अंदर इन्फेक्शंस और रोगों से यह शरीर की रक्षा करता है, यानी फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। तो यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तीसरा भाग है प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। इसकी संरचना गोल, रंगहीन, उभयोतल और केंद्रक विहीन होती है। इस तरह से हम ब्लड सेल्स को इस चित्र में देख सकते हैं। आइए देखते हैं रक्त के क्या कार्य हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड। विविध पदार्थों के परिवहन। रक्त यानी रुधिर परिवहन के माध्यम से ही शरीर के समस्त भागों के बीच विविध पदार्थों का परिवहन होता है। जल का संतुलन। रुधिर शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखते हैं। रोगों से बचाव। शरीर में किसी भी भाग पर हानिकारक जीवाणुओं, विषाणुओं, कवकों इत्यादि का आक्रमण होते ही रुधिर के WBC इसे नष्ट करते हैं और शरीर की रक्षा करते हैं। रक्तस्राव को रोकना। ब्लड क्लॉटिंग। शरीर की प्लेटलेट्स की कोशिकाएं किसी भी स्थान के घाव या रुधिर पर को थक्का बनाकर रक्तस्राव को रोकती हैं और शरीर की रक्षा करती हैं। शारीरिक ताप का नियंत्रण। उच्च कोटि के जीव जो स्तनधारी, पक्षी इत्यादि वार्म ब्लडेड होते हैं, इनके शरीर का ताप मौसम का ताप हर मौसम में एक समान होता है। शरीर के ताप को नियंत्रित रखने का कार्य रुधिर के द्वारा किया जाता है। इस तरह से ये रक्त के कार्य हैं। आइए हम आगे देखते हैं। हृदय, हार्ट। हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। रुधिर को शरीर में भेजने के लिए एक पेशीय पंप के समान संरचना होती है। रक्त को ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है। अतः ऑक्सीजन प्रचुर रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रक्त से मिलने को रोकने हेतु हृदय कई कोष्ठक में बटा हुआ होता है। हृदय 4 कोष्ठकों में बटा हुआ होता है, जिनमें 2 आलिंद यानी 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। हृदय के भाग में आप देखिए, दायां आलिंद यानी राइट ऑरिकल, बायां आलिंद लेफ्ट ऑरिकल, दायां निलय राइट वेंट्रिकल, बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल। इस चित्र में इन चारों भागों को हम देख पा रहे हैं। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। इस तरह से 4 कोष्ठकों में हृदय बटा हुआ होता है। आइए हम रक्त परिसंचरण की क्रियाविधि को देखते हैं। ऑक्सीजन प्रचुर रक्त। हृदय के ऑक्सीजन प्रचुर रक्त फुफ्फुस यानी पल्मोनरी से फुफ्फुस यानी पल्मोनरी वेन से होते हुए हृदय के बाईं ओर स्थित कोष्ठक लेफ्ट ऑरिकल यानी बायां आलिंद में आता है। फिर यह वहां से यह बायां निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में चला आता है। इनके बीच जो वाल्व लगे हुए होते हैं जो उसे रक्त को उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। बाएं निलय में पेशियों के संकोचन के कारण यह रक्त महाधमनी के द्वारा शरीर के सभी भागों में पंपित या स्थानांतरित हो जाता है। केशिकाओं के द्वारा सभी अंगों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड शिराओं में आकर रक्त के साथ मिलकर महाशिरा बनाती है और इसके द्वारा वह हृदय के
दाएं कोष्ठक यानी दायां आलिंद राइट ऑरिकल में आ जाती है। यहाँ यह CO2 युक्त रक्त दाएं निलय में पहुँचती है यानी राइट वेंट्रिकल में पहुँचती है, जहाँ से यह पुनः ऑक्सीजनीकरण होने के हेतु लंग्स में पंप कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया जो है, यह चक्र चलता रहता है और प्रकुंचन, हृदय की पेशियों में प्रकुंचन एवं शिथिलन के द्वारा रक्त शरीर के सभी भागों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। आलिंद यानी ऑरिकल की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति मोटी होती है। आलिंद और निलय के बीच वाल्व लगे होते हैं जो पंप के दौरान रक्त प्रवाह को उल्टी दिशा में जाने से रोकते हैं। इस चक्र में रक्त 2 बार हृदय में आता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्त दाब कहते हैं यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में अधिक होता है। आइए हम रक्त वाहिकाओं के बारे में जानते हैं। ये ब्लड वेसल्स कितने प्रकार के हैं। ये रुधिर वाहिकाओं में प्रथम है धमनी यानी आर्टरीज। रक्त को हृदय से शरीर की ओर ले जाती है। इसकी भित्ति मोटी और लचीली होती है। अत्यधिक दाब के कारण रक्त प्रवाह तीव्र होता है। दूसरा है शिरा, वेन्स। शरीर के भागों से रक्त को हृदय की ओर ले आती है। इसकी भित्ति पतली होती है और कम दाब के साथ रक्त का प्रवाह होता है। इसके पश्चात तीसरी भाग है इसकी केशिकाएं यानी कैपिलरीज। धमनी अंगों में पहुंचकर धमनिकाओं यानी आर्ट्रियोल्स में विभाजित हो जाती है और महीन शाखाओं का जाल बनाती है। यही जाल केशिकाएं यानी कैपिलरीज कहलाती हैं। इस चित्र में हम आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज को देख सकते हैं। आइए हम एक और तरल द्रव के बारे में देखते हैं, लसिका यानी लिम्फ। यह एक रंगहीन हल्का क्षारीय तरल पदार्थ है, द्रव है जो वहन में सहायता करता है। केशिकाओं के भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन रक्त वसा कोशिकाओं से निकलकर अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा लसिका का निर्माण करते हैं। यह आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिनी यानी लिम्फ वेसल्स बनाती हैं जो बड़ी शिरा में खुलती हैं। लसिका के कार्य: जल का अस्थायी संचय, अधिशेष जल का अवशोषण, वसा का परिवहन और संक्रमण से सुरक्षा। इस तरह से हम लसिका यानी लिम्फेटिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को देख रहे हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मेरी अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।